हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशा शर्मा। आज हम रमन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने आईआर स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में हमने पढ़ा था, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा था, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा था, और हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ा था। तो रमन स्पेक्ट्रम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आप लोगों ने सुना होगा कि सर सीवी रमन को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी इसके लिए इनको सीवी रमन जो है उसके लिए इनको प्राइज़ मिला था। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि ये जो रमन इफ़ेक्ट है ये क्या होता है। तो देखिए, जो प्रोफेसर सीवी रमन थे, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने 1928 के अंदर ये पाया कि व्हेन अ सब्सटेंस दैट इज़ गैसियस, लिक्विड और सॉलिड इज़ irradiated with monochromatic light of a definite frequency, the light scattered at right angles to the incident light contained light not only of the incident frequency but also of lower frequency and sometimes of higher frequency as well. दिस इफेक्ट इज़ नोन एज रमन इफेक्ट। जब कोई एक वर्णी प्रकाश किरण किसी पदार्थ, गैस, द्रव या ठोस पर गिरती है तो इसका क्या होता है, काफ़ी भाग तो ट्रांसमिट हो जाता है, यानी कि पारगत हो जाता है, और बहुत कम भाग सभी तरफ अवशोषित या प्रकीर्णित हो जाता है। जो सीवी रमन हैं उन्होंने ये बताया कि आपतित विकिरण के लंबवत या परपेंडिकुलर पर प्रकीर्णित विकिरण को स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा देखा गया, और बताया कि जो प्रकीर्णित विकिरण है वो कई लाइनों से युक्त है जिनकी आवृत्ति आपतित विकिरण की आवृत्ति से कम या अधिक होती है, और इस प्रकार का जो प्रकीर्णन है उसे हम रमन इफ़ेक्ट कहते हैं। देखिए, जो रमन इफ़ेक्ट है बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्कैटरिंग प्रोसेस। जब लाइट किसी भी सैंपल में से पास होती है तो क्या होता है, लाइट या तो एब्जॉर्ब होती है या ट्रांसमिट होती है या स्कैटर्ड होती है। जब लाइट स्कैटर्ड होती है तो लाइट के स्कैटर्ड होने के बाद में हो सकता है कि जो हमें स्पेक्ट्रम मिले उसके अंदर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के समान ही हमें स्पेक्ट्रम मिले, जो लाइंस मिले, तो या हो सकता है कि उसके फ्रीक्वेंसी उससे कम हो इंसिडेंट लाइट की, या ऐसा हो कि फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा हो। तो ये तीनों तरह का जो प्रभाव है ये प्रभाव कहलाता है रमन इफ़ेक्ट, हम इसे कहते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया गया है। पर सबसे पहले अपन देखते हैं कि जब स्कैटरिंग होता है, और स्कैटरिंग के अंदर अगर जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है अगर हम उसको देखें, और हम उसमें 3 फेट हो सकते हैं, जो यानी कि जो लाइंस जो हमें मिलती हैं किस तरह की हो सकती है कि द लाइन्स स्कैटर्ड विद लोअर फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड स्टोक्स लाइन। वो लाइंस जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, किससे कम होती है, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइंस अगर हमें मिलती है तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टोक्स लाइन कहते हैं। अब जो स्टोक्स लाइन है इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, अभी अपन आगे वाले इसमें ये जो आपको ये डायग्राम दे रखा है, देखिए इस डायग्राम में भी आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टोक्स लाइन क्या होती है, एंटी स्टोक्स लाइन क्या होती है, और रेले इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो लोअर फ्रीक्वेंसी की जो लाइंस हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि जो हमारे जो आपतित किरण है उससे जो प्रकीर्णित हुई जो किरण हमें प्राप्त हुई है, अगर उसकी आवृत्ति कम है, लोअर फ्रीक्वेंसी है, तो हम उसे स्टोक्स लाइन कहते हैं। हायर फ्रीक्वेंसी है, हायर फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू इंसिडेंट रेडिएशन, देन दैट इज़ नोन एज एंटी स्टोक्स लाइन। और अगर सेम फ्रीक्वेंसी की है तो हम उसको क्या कहते हैं, रेले लाइन कहते हैं। तो जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड दैट ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज कांस्टेंट एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अभी देखिए कि जो डिफरेंस आता है किसके बीच में, जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की है
और जो स्कैटर्ड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है और किस पे निर्भर करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे निर्भर करता है। आपतित विकिरण के समान आवृत्ति पर प्राप्त विकिरण को रेले लाइन या इसके दोनों तरफ प्राप्त लाइन को हम रमन लाइन कहते हैं और इस प्रकार की रेखा की श्रेणी यानी कि जो सीरीज ऑफ लाइन को प्रकीर्णित पदार्थ का रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। वे स्पेक्ट्रम रेखाएं जिनकी आवृत्ति आपतित विकिरणों की आवृत्ति से कम हो उन्हें हम स्टोक्स लाइन कहते हैं। जिनकी आवृत्ति अधिक हो हम उन्हें एंटी स्टॉक रेखाएं कहते हैं। एंटी स्टॉक रेखाओं की तीव्रता स्टॉक रेखाओं की तीव्रता से कम होती है। रेले लाइन व रमन लाइन के बीच आवृत्ति के अंतर यानी कि जो तरंग संख्या न्यू बार दैट इज डेल्टा न्यू को हम रमन शिफ्ट कहते हैं। यह डेल्टा वी या जो रमन शिफ्ट है वो क्रमशः आपतित व रमन लाइन की तरंग संख्या है। रमन शिफ्ट का मान किसी पदार्थ के लिए हमेशा निश्चित होता है यानी कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। तो ये देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि किसी यौगिक या पदार्थ के लिए जो डेल्टा न्यू है वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ये देखिए यहाँ पे ये जो बताया है मैंने अभी आपको कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ वी आई, अगर हम ये माने कि वी आई जो है वो आपतित किरण या इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है और स्कैटर्ड लाइट की वी एस है तो डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू वी आई माइनस वी एस। तो ये क्या हो जाएगा, जो डेल्टा वी है या दिस इज कॉल्ड रमन फ्रीक्वेंसी रमन शिफ्ट एंड द स्पेक्ट्रम सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रमन स्पेक्ट्रम। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे देखिए जो डेल्टा वी का जो मान है जो वी आई माइनस वी एस के बराबर होता है तो ये डेल्टा वी जो है इसको हम क्या कहते हैं, रमन शिफ्ट कहते हैं या हम इसे रमन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। यह किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस की एक अभिलाक्षणिक गुण या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। रमन स्पेक्ट्रा किसी भी परमाणु की आकृति व संख्या के बारे में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देता है। तो जो रमन स्पेक्ट्रा है या रमन इफेक्ट है इसको हम हेटेरोन्यूक्लियर व होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के कंपन और घूर्णन संक्रमण को प्राप्त करने के उपयोग में लेते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि स्टोक्स लाइन और ये एंटी स्टोक्स लाइन क्या है। ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है जो बताता है ये स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन और ये रेले स्कैटरिंग है। अब देखिए सबसे पहले हम स्टोक्स लाइन देखते हैं। स्टोक लाइन में क्या हो रहा है कि ये देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो क्या है V इज इक्वल टू 0 स्टेट से वो एक्साइट हुआ, रेडिएशन एब्जॉर्ब किया और वो एक्साइट हुआ। अब मॉलिक्यूल जो है वो वापस ओरिजिनल लेवल पे रिटर्न करता है या हायर लेवल पे रिटर्न करता है। फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, कम है, तो जो लेवल है वो क्या है, हायर लेवल, ओरिजिनल लेवल से हायर लेवल पर जब ये वापस रिटर्न करता है तो इस तरह की जो लाइंस जब आती हैं तो वो हमें स्टोक लाइन के बारे में बताती हैं। यानी कि द एक्साइटेड मॉलिक्यूल डज नॉट रिटर्न टू द ओरिजिनल लेवल, इट मे रिटर्न टू अ लेवल हायर देन द ओरिजिनल लेवल, thereby emitting less energy than absorbed, and this explains the occurrence of Stokes line. अब नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे ये देखिए एंटी स्टोक्स लाइन। एंटी स्टोक्स लाइन में क्या है कि द एक्साइटेड मॉलिक्यूल में रिटर्न टू अ लेवल लोअर देन द ओरिजिनल लेवल। देखिए जो ये ओरिजिनल लेवल इसका क्या है, v इज इक्वल टू 1 से एक्साइट हुआ था, लेकिन ये कहाँ रिटर्न हो रहा है, v इज इक्वल टू 0 पे रिटर्न हो रहा है। तो ये कहाँ रिटर्न हो रहा है, लोअर लेवल पे रिटर्न हो रहा है देन द ओरिजिनल लेवल। तो दस मोर एनर्जी इज एमिटेड देन एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर एनर्जी क्या ज़्यादा एमिट होगी एब्जॉर्ब होने के बजाय, और ये एक्सप्लेन करता है एंटी स्टोक्स लाइन का बनना। यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी कम होएगी एज कम्पेयर टू बिफोर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस रेले लाइन। ये देखिए रेले लाइन, ये देखिए यहाँ पे इस तरफ तो है स्टोक्स लाइन है और इधर ये देखिए एंटी स्टोक्स लाइन है। तो रेले लाइन क्या होती है कि व्हेन द फोटोन स्ट्राइक्स द मॉलिक्यूल द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल एंड इट्स गेट एक्साइटेड टू सम हायर एनर्जी लेवल। In case it returns to the original level, it will emit the same energy, is absorbed
and thus we have scattering known as Rayleigh scattering and line is known as Rayleigh line। तो ये देखिए सेम लेवल पे आ जाता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं रेले लाइंस। अब ये देखिए, अब ये रमन शिफ्ट भी इसके अंदर बता रखा है। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है, यहाँ पे जो एक रमन स्पेक्ट्रम को बता रहा है। यहाँ पे ये सिग्नल इंटेंसिटी वर्सेस रमन शिफ्ट है। यहाँ पे ये देखिए, ये बीच में तो ये रमन शिफ्ट है, इधर एंटी स्टोक्स लाइन है और इधर स्टोक्स लाइन है। तो ये एक्सप्लेन करता है रमन शिफ्ट को। अब हमने पढ़ा था रमन स्पेक्ट्रा भी पढ़ रहे हैं हम, और हमने IR स्पेक्ट्रा भी हमने पढ़ा है। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये एक बार हम देख लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन रमन एंड IR स्पेक्ट्रा। अवृत स्पेक्ट्रम और रमन स्पेक्ट्रम के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों ही पढ़े हैं। IR स्पेक्ट्रा भी हम पढ़ रहे हैं और रमन स्पेक्ट्रा भी हम पढ़ रहे हैं। तो IR स्पेक्ट्रा अभी हमने कंप्लीट कराई है और अब हम रमन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखते हैं हम कि IR स्पेक्ट्रा और रमन स्पेक्ट्रा के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता था कि हमने IR स्पेक्ट्रा के लिए क्या कंडीशन थी कि लाइट का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। हम हमेशा यही कहते हैं ना कि लाइट का एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन, तभी होगा, नहीं तो नहीं होएगा। तो IR स्पेक्ट्रा जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी कि यह कंपन करने वाले अणुओं द्वारा प्रकाश के अवशोषण पर आधारित है। और जो रमन स्पेक्ट्रम है इट इज़ बेस्ड अपॉन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नाउ IR स्पेक्ट्रा के लिए आपको अगर ध्यान हो कि हमने आवश्यक शर्त क्या थी, ये मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डायपोल होना चाहिए, अणु के अंदर स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होना आवश्यक है। जबकि रमन स्पेक्ट्रा में आगे हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि देयर मस्ट बी अ चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अणु की जो ध्रुवणता है उसके अंदर कंपन या परिवर्तन होना आवश्यक है। मॉलिक्यूल का में डायपोल होना ज़रूरी नहीं है, पर चेंज इन पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि जो IR स्पेक्ट्रा के अंदर सिर्फ हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, तनु विलयन ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जबकि रमन स्पेक्ट्रा में चूँकि since intensity of Raman lines is so weak, so normally concentration या concentrated solutions are used। तो concentrated solution हम यूज़ करते हैं IR स्पेक्ट्रा में। जैसा भी आपको बताया था कि वाटर को हम नहीं यूज़ करते हैं सॉल्वेंट के लिए, लेकिन रमन स्पेक्ट्रा में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर को हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और IR स्पेक्ट्रा एक्यूरेट टेक्निक है, सेंसिटिव टेक्निक है। रमन स्पेक्ट्रा एक्यूरेट है पर सेंसिटिव नहीं है। IR स्पेक्ट्रा के अंदर सैंपल सेल जो है वो बना हुआ होता है कैल्शियम फ्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड का, जबकि सैंपल सेल या तो ग्लास या क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है। कंपाउंड मे और मे नॉट बी प्योर इन IR स्पेक्ट्रा, बट इन रमन स्पेक्ट्रा कंपाउंड शुड बी प्योर। एंड इन IR स्पेक्ट्रा होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर IR इनएक्टिव, वाइल रमन स्पेक्ट्रा के अंदर जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रमन एक्टिव होते हैं। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं IR स्पेक्ट्रम और रमन स्पेक्ट्रम के बीच में, जो कि हमें पता होना चाहिए, जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि IR स्पेक्ट्रा रमन स्पेक्ट्रा दोनों के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ उनके डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि IR स्पेक्ट्रा में जैसा भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डायपोल मोमेंट होना ज़रूरी है, रमन स्पेक्ट्रा के अंदर डायपोल मोमेंट होना ज़रूरी नहीं है, पोलराइजेबिलिटी में चेंज होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि IR स्पेक्ट्रा में हम वाटर को नहीं यूज़ कर सकते हैं सॉल्वेंट की तरह, लेकिन रमन स्पेक्ट्रा के अंदर हम वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो IR इनएक्टिव होते हैं, जबकि रमन स्पेक्ट्रा के अंदर वो IR एक्टिव होते हैं। तो कुछ ये मेन डिफरेंसेस हैं जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए, हमें पता होने चाहिए जब हम इन दोनों स्पेक्ट्रा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं।
तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।